प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा के संदर्भ में सामान्य अध्ययन और मूल विधि तथा संविधान का क्या सिलेबस है, कहां से प्रश्न आते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। आने वाले समय में हमें इसकी तैयारी पर विशेष ध्यान देना है, इसलिए हर बात को समझना जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बैच हमारे यहाँ आ रहा है यूपीएसआई और एसएससी के लिए 6 सितंबर 2024 को। यूपीएसआई के लिए बैच 3 बजे से प्रारंभ हो रहा है शाम 7 बजे तक, और एसएससी के लिए बैच प्रारंभ हो रहा है 2 PM से शाम 6 बजे तक के लिए। आइए हम लोग चर्चा करते हैं यूपीएसआई के सिलेबस के संदर्भ में। संविधान और मूल विधि तथा सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन आते हैं, और संविधान और मूल विधि की अगर हम बात करें तो इससे ही 24 क्वेश्चन आपके सामने दिखते हैं, जबकि सामान्य अध्ययन से 16 क्वेश्चन होते हैं। ये एक पैरामीटर है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की साइट पर दिखाया गया है, जिसमें कहा गया है कि 24 क्वेश्चन संविधान और मूल विधि से आएंगे और 16 क्वेश्चन से जीएस आएगा। यानी जीएस में क्या आएगा? इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, साइंस और टेक है, इन सब सारी चीजों को लेकर के बनेगा। इसके अलावा मूल विधि और संविधान से 24 क्वेश्चन बनेंगे, तो काफी डिसाइडिंग हो जाता है। डिसाइडिंग के संदर्भ में हो जाता है कि जहां हम मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी में हाई मेरिट स्कोर करते हैं, वहां इस पोर्शन में हमें बहुत पढ़ना पड़ता है और थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन होने की वजह से दिक्कतें भी आती हैं। आइए फिलहाल देखें सिलेबस क्या है संविधान और मूल विधि के संदर्भ में। जीएस के संदर्भ में मैंने आपको बताया एक ब्रॉड सिलेबस है, इसकी चर्चा समय समय पर अध्यापकों द्वारा की जाएगी। मैं इन विषयों को आपको समझाता हूँ, गाइड करता हूँ, इन विषयों के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान 1950 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 के ऊपर क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाते हैं। बाकी में आपको अन्य पुस्तकों से, अन्य कानूनों से क्वेश्चन आते हैं। एक नई किताब है भारतीय न्याय संहिता, जिसे बीएनएस के रूप में भी जानते हैं, 2023 में ये बनी, और 1860 के अंग्रेजी कानून जिसे आईपीसी इंडियन पेनल कोड कहते थे, उसे खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया, और एक नई पुस्तक आई है भारतीय न्याय संहिता, जिसमें अपराधों का उल्लेख है। किसी विधि विरुद्ध कार्य का किया जाना अपराध है। एनीथिंग अगेंस्ट टू द लॉ इज अ क्राइम और ऑफेंस। कुछ भी जो कानून के विरुद्ध है वो अपराध है, ठीक है। तो इसलिए हम इस किताब में अपराधों के बारे में पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे उनके दंडों के बारे में, चाहे वो अपराध महिलाओं के प्रति हो, बच्चों के प्रति हो, समाज के प्रति हो, राज्य के प्रति हो, हम इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगली पुस्तक हमारी जो रहेगी, अगला कानून हमारे पास है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इस कानून को हम पहले जो हमारे यहाँ चलता था उसे कहते थे सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे हटा दिया गया और उसकी जगह पर नई पुस्तक आ गई भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम या संहिता 2023। इस पुस्तक में हम प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि गिरफ्तारी कैसे होगी, पूछताछ कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, कुर्की कैसे होगी, कोर्ट में ट्रायल कैसे होगा। तो ढेर सारे क्वेश्चन यहां से पुट अप होते हैं, हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला कानून है, वो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है और कहा जाता है कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का काम किया है इसने। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम सरकारी प्रतिष्ठान से, सरकारी एजेंसियों से, सरकार से सूचनाएं मांग सकते हैं किसी सार्वजनिक कार्य के संदर्भ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट जिसे कहते हैं। आईटी एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी, जो आज हमारे सामने कंप्यूटर है, जो इंटरनेट है, जो एप्लीकेशंस हैं, इनके थ्रू जो अपराध हो रहे हैं, चाहे वो लेन देन की, वित्तीय लेन देन से संबंधित अपराध हो, चाहे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इनके माध्यम से हमारे वीडियो बना करके या हम किसी अन्य तरीके से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं या किसी प्रकार की आर्थिक क्षति करते हैं, ऐसे तमाम चीजों से जुड़े हुए, जो इंटरनेट से जुड़े हुए अपराध हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। आईटी एक्ट है। आज हर थानों में, हर जिले में साइबर सेल बना दी गई है, और जो 23 सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो वो चीजों को देखें। इस कानून के अंतर्गत धारा 78 में कहा गया है कि इंस्पेक्टर विल इन्वेस्टिगेट द मैटर्स, यानी विशेष अधिकार यहां पर जो प्राप्त है इन्वेस्टिगेशन का, वो इंस्पेक्टर को दिया गया है। जबकि हम ऊपर की किताब में भारतीय न्याय संहिता को देखेंगे और नागरिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर को पूरे राइट्स हैं किसी भी मामले का इन्वेस्टिगेशन करने का, ठीक है ना। चाहे वो हत्या हो, बलात्कार हो, छेड़खानी हो, लूट हो, डकैती हो, किसी भी मैटर में इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर कर सकता है। लेकिन इस कानून के अंतर्गत इंस्पेक्टर को दर्जा दिया गया है कि इंस्पेक्टर इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा। आइए आगे चलते हैं। परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी थे जिनका जिक्र मैंने आपसे किया।
अगला कानून है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998। 1998 टू 1988 होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। 88 का कानून है और इसमें क्या है कि ये एंटी करप्शन है। सरकारी कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो उन पर नकेल कैसी की जाए, तो ये 88 है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत उसको अवॉइड कर चलेगा। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का कानून है ये 89। यहां पर भी 8 का मिस्टेक हो गया है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा अपने में। तो ये दोनों कानून अलग अलग है। देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और अनुसूचित जात SC ST की जहां तक बात है तो SC ST जो कैटेगरी है, समाज के वर्ग है, अभी आपने आंदोलन वगैरह भी देखे होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी SC ST के संदर्भ में कहा कि इनके लिए जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। तो पूरे देश में भारत बंद का आंदोलन भी चलता रहा, आपने देखा होगा। ये समुदाय समाज का सबसे पिछड़ा समुदाय है, इसके साथ बहुत अत्याचार हुए, एक कानून बना दिया गया। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिंक अप करता है और उसी से जुड़ी हुई चीजें इसमें दिखती हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों के साथ किस तरह के अत्याचार होते हैं, उसमें उनका बचाव कैसे हो सकता है, ये कानून उसके संदर्भ में है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए हमने अभी आपसे जिक्र किया था कि 6 सितंबर 2023 को हमारे यहाँ एक बैच आ रहा है UPSI के लिए और SSC के लिए। UPSI का बैच 3 बजे शाम से है और SSC का बैच 2 बजे से है। ये ऑफलाइन बैचेस हैं, ऑनलाइन बैच बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, लेकिन अभी ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। ऑफलाइन बैचेस अपने आप में एक कंप्लीट बैच होता है। अगर आप कक्षा में रह करके चीजों को सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं और बहुत सारी डिस्कशंस, बहुत सारी बातों से आप चीजों को समझ भी पाते हैं। हालांकि ऑनलाइन भी अच्छा है, जो बच्चे दूर दराज में रहते हैं, किसी कारण से किसी प्रॉब्लम से नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा होता है। ऐसे बच्चे जो कोई काम कर रहे हैं, वर्किंग है, उनके लिए भी अच्छा होता है। तो ऑनलाइन बैच भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। पहले विद्यार्थी हम लोग बात कर रहे थे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ये हमारा अगला कानून होगा जिसे मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। देखिए UPSI में कहां से एक क्वेश्चन आएगा, 2 आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। अगर आप 25 से 30 के रेंज में हैं जीएस के पोर्शन में, तो और सब जगह आपने बहुत अच्छा किया है, तो फिर आप सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर इसमें नीचे जाने लग गए तो फिर आप पीछे हो जाएंगे और फिर एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993, इसके तहत हम NHRC को पढ़ेंगे, SHRC को पढ़ेंगे, और इस एक्ट में संशोधन भी हो गया है। पिछली बार ही मैंने कक्षाओं में 2021 का एग्जाम हुआ, मैंने बताया था संशोधन से क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो NHRC का चीफ है उसका अपॉइंटमेंट कितने समय के लिए होगा, कौन होगा, कैसे होगा। सबसे पहले जो अध्यक्ष बने रंगनाथ मिश्र जी बने, तो हम इसको लेकर के पढ़ेंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 है। घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है, खासतौर से शादी विवाह के बाद जो पति द्वारा, पति के परिवार द्वारा, नातेदार द्वारा जो हिंसा की जाती है, उसके संदर्भ में कानून है। महिलाओं को प्रोटेक्शन है ये खासतौर से। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज दिया जाता है। दहेज समाज में जो है एक बहुत बड़ा अभिशाप है, और दहेज मांग के पैसा लेना ही दहेज कहलाता है। कोई स्वेच्छा से आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो वो दहेज की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन अगर आपने उस गिफ्ट में कह दिया कि हमको LG की टीवी चाहिए, हमको हिटैची का AC चाहिए, हमको फॉर्च्यूनर चाहिए, तो ये जो आप कहते हैं ये आपका दहेज की कैटेगरी में। कोई आदमी अपनी बच्ची को कार देना चाहता है तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब दहेज एक बड़ा ही खराब कानून है, और इस संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। ये भारतीय समाज में काफी व्याप्त रहा है, तो इस वजह से इससे भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं, इन्हें भी हम लोग देखेंगे। पर विद्यार्थियों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, इन तीनों से भी समय समय पर क्वेश्चन आते रहे हैं। पर्यावरण पृथ्वी के ऊपर जो आवरण है, इसमें जीव जंतु से लेकर पूरा प्राणी जगत और भूमि, मिट्टी, झील, झरने, पहाड़, चट्टान, सब कुछ पर्यावरण का हिस्सा है। यानी पृथ्वी की सतह पर और पृथ्वी पर स्थित सभी अवयव पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ कानून है, हम इसे पढ़ेंगे। वन संरक्षण अधिनियम, जो फॉरेस्ट है हमारे, उनके संदर्भ में हम पढ़ेंगे। जंगल कितने प्रकार के हैं, जंगलों में क्या क्या चीजें हैं, उनके संरक्षण के लिए सरकार ने क्या कानून बनाया है, कैसे संरक्षण होता है, कौन से अधिकारी संरक्षण करते हैं, कौन से दंड उसके लिए बने हुए हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, कोई पेड़ काटते हैं तो क्या दंड है, हम किसी जीव जंतु को मारते हैं तो क्या दंड है, इस तरह की बातों को हम इससे पढ़ेंगे। इसके साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वनों में रहने वाले जीव जंतुओं का भी संरक्षण किया गया है। क्योंकि आप देखते होंगे, आपने सुना होगा कि नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, पक्षी विहार है, तो ये सभी शब्द कैटेगरी क्यों डाली गई है, क्योंकि किसी खास जीव जंतु के संरक्षण के लिए है।
जैसे गिर के जंगलों में शेरों का संरक्षण हो रहा है, टाइगर रिजर्व पूरे देश में बने हुए हैं, गैंडा के लिए रिजर्व बने हुए हैं, हाथी के लिए रिजर्व बने हुए हैं, कछुआ के लिए रिजर्व बने हुए हैं। ये क्यों बनाए गए हैं? कि वो विशेष प्रजाति का संरक्षण किया जा सके। तो उस संदर्भ में कानून बने हुए हैं। एक ही क्वेश्चन कभी कभी आता है, हमें पढ़ना पड़ेगा, हम टाल नहीं सकते हैं। अगर कोई भ्रम उत्पन्न करता है आपसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आएगा, तो धोखा दे रहा है आपको। आप मिशन में पढ़ें या कहीं भी पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। इस सोच के साथ कार्य करेंगे तो आप सफल होंगे। आपको ज्यादा पढ़ना है, आएगा कितना ये आपके हाथ में नहीं है। फिलहाल हम आगे चलते हैं। मोटरयान अधिनियम, आयकर अधिनियम। देखिए, एक साल मोटरयान से क्वेश्चन आ रहा था, एक साल आयकर से आ रहा था। इन दोनों को पढ़ना जरूरी है। अभी पुराना पेपर 17 का देखेंगे तो मोटरयान से हर बार एक क्वेश्चन आया है, आयकर से हर बार एक क्वेश्चन आया है। तो ऐसी गलतियां नहीं करना है। बड़े बड़े कानून है। आज सीट बेल्ट लगाने पर क्या जुर्माना होगा, हेलमेट ना लगाने पर क्या जुर्माना होगा, क्रॉस लाइन को हम अगर क्रॉस कर जाते हैं तो क्या जुर्माना होगा, अगर हम दारू पी के गाड़ी चलाते हैं तो क्या स्थिति बनेगी। बहुत सारे कानून हैं। ये सब कानूनों का उद्देश्य है समाज की व्यवस्था को बनाना। इन सभी कानूनों का उद्देश्य है एक सुव्यवस्थित समाज को स्थापित करना, टू एस्टेब्लिश अ वेल एस्टेब्लिश सोसाइटी, एक अच्छे राज्य को डेवलप करना, ताकि गुंडई, बदतमीजी, ये सभी चीजें खत्म हो। एक आदमी फ्री होकर समाज में टहले, उसके अंदर भय ना हो। ऐसी स्थितियां हैं। पहले देखिए, महाराष्ट्र में, गुजरात में, इन जगहों पर रात में 10-10, 11-11 बजे, 12 बजे भी रात तक लड़कियां और महिलाएं सोने की बड़ी बड़ी चैन पहन के टहलती थी, जो हमारे उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों पर संभव नहीं था। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ सरकारों के परिवर्तन हुए हैं। सभी सरकारों के अपने रवैये होते हैं। योगी सरकार का ये दृष्टिकोण काफी अच्छा है, जिसमें उन्होंने साफ टाइट कर दिया है पुलिस को, और लोग भी समझते हैं कि हरकत करेंगे तो कार्रवाई होगी। तो इस तरह से प्रशासन को मेंटेन करने का काम किया गया। तो ये कानून जो है, कानून ही तो सभी मजबूतियां प्रदान करते हैं। कानून की सहायता से, कानून की मदद से ही हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो पुलिस भी कानून से ही मजबूत होती है। साइबर अपराध अलग से टॉपिक दिया गया, अगर ना देते तब भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आपके कोर्स में लिखा हुआ था तो उतना ही काफी था। लेकिन साइबर अपराध उन्होंने लिख दिया, तो इससे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। साइबर अपराध माने कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से जो अपराध होते हैं। आप देखिए, आप तमाम तरह के फोटो खींच करके, चित्र बना करके, वीडियो बना करके सब कुछ हो जा रहा है। अब तो एआई आ गया है। एआई के आने से क्या है, किसी की आवाज को लेकर के भी सारी चीजें हो जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकल चीजें हैं। इसके लिए चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बाकायदे पूरी याचिका बनाई गई है, इसे पीआईएल कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आज देश के अंदर बहुत सारे सुधार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से हुए, और देश में बहुत सारे मुद्दे इन्हीं वजह से उठे। ऐसे लोग जो समाज में अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं, ऐसे लोग जो न्यायालय के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते हैं, चाहे वो आर्थिक कारण हो या किसी के दबाव में हो या किसी के डर की वजह से हो, जो न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए ही कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर के पैरवी कर सकता है और उस बात को वहां उठा सकता है। ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, जनहित की बात है। इसको लेकर हम लोग पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी हमने कानून पढ़े, उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट जो निर्णय हुए हैं आज तक, उस विषय पर वो चीजें, साथ ही साथ संविधान के महत्वपूर्ण निर्णय, उनको भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे निर्णयों से एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हर बार आया है कि इस निर्णय में क्या कहा गया है, इस निर्णय में कौन सी बात आई है, यह निर्णय किससे संबंधित है। तो ऐसी चीजों को हम लोग देख के पढ़ेंगे, समझेंगे। ये आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। विविध के नाम पर हम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। वर्तमान में लेटेस्ट कौन से कानून आ रहे हैं, कौन सी चीजें बन रही हैं। जैसे आयकर अधिनियम की जगह पर अब डायरेक्ट टैक्सेस की व्यवस्था हो रही है, सीधे टैक्सेस आने वाले हैं, उनके संदर्भ में प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। आप देखेंगे इसी ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह के कानून, जो भी नया कुछ भी चर्चा में होगा, मैं उसे आपको अपडेट करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि आपको दरोगा भर्ती में हर हाल में सफल कराने का प्रयास करूं। एसएससी के जो बच्चे हमारे पास आते हैं, उनकी पूरी प्रिपरेशन हो सके, ताकि वो दमदारी से इस परीक्षा में शामिल हों। पहले विद्यार्थी, एक फिर से आपको रिकॉल करा रहा हूं कि 6 तारीख से हमारा बैच आ रहा है, शाम को 3 बजे से यूपीएसआई के लिए और 2 बजे से एसएससी के लिए। एक ऑफलाइन प्रोग्राम है, हजारों विद्यार्थियों के जीवन में हम शामिल हैं। एक अनुशासन के तहत, एक सिस्टमैटिक मैनर से मिशन परिवार कार्य करता है और विद्यार्थी के हित को सुरक्षित करता है। बहुत सारे बच्चों को ये बातें अच्छी लगती हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी लगती हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम आपका कैसे ज्यादा से ज्यादा भला कर सकते हैं, ताकि उस अनुशासन की प्रक्रिया में एक सिस्टमैटिक मैनर में रह के आप किसी की उम्मीद है, उस उम्मीद को खरा उतर सकें, उस उम्मीद पर पूरा उतर सके और अपने जीवन को सफल कर सके। इन तमाम चीजों के साथ साथ हम लोग फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।
तब तक अपने आप को पढ़ाई में लगाए रखिए, खुशहाल रहिए, जीवन पथ पर आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।